प्रोफेसर चौधरी और सतनाम निधि को लेकर रायजादा मेंशन पहुंचे और निधि को रायजादा मेंशन के अंदर ले जाने के बाद प्रोफेसर चौधरी ने उसका हाथ खोल दिया। हाथ खुलते ही निधि ने सतनाम की गन निकालकर प्रोफेसर चौधरी पर तान दी। रिलैक्स निधि, हम तुम्हें हार्म नहीं करना चाहते और वैसे भी तुम्हारे हाथ में जो गन है वो खाली है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके झांसे में आ जाऊंगी। ये सुनकर प्रोफेसर अदब से हाथ जोड़कर खड़े रहे। देखो, मैं झांसा नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी गन सही में खाली है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे हाथ खोलते ही तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, इसलिए हमने सतनाम जी की गन पहले ही खाली कर दी थी। ये सुन सतनाम ने प्रोफेसर की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये सोच रहे थे कि प्रोफेसर ने गोलियां कब निकाली। तभी निधि ने ट्रिगर दबाया और सच में बंदूक में गोलियां थी ही नहीं। निधि के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। प्रोफेसर मुस्कुराया और उसने सतनाम की तरफ देखा। अगली बार गन को कैरी करने से पहले गन को चेक जरूर करना। मुझे अब जाना होगा, मुझे आगे की तैयारी करनी है। 2 दिन बाद गॉडफादर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आ रहे फिनिक्स के साथ मीटिंग करने के लिए, तो आप भी तैयारियां कर लीजिए। ये कहकर प्रोफेसर चौधरी वहां से चले गए, पर निधि के मन में एक सवाल उठ रहा था जिसे वो जानना चाहती थी। उसने सतनाम की तरफ देखा। सतनाम अंकल, ये गॉडफादर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और फीनिक्स की मीटिंग में ये क्यों रहेंगे? मैडम पुत्र, गॉडफादर ऑर्गेनाइजेशन ही फिनिक्स के 90 दिन के रेफरी होंगे। इसे खुद तुम्हारे पिता हंसराज जी ने रशिया में बनाया था, जो हर चीज की निगरानी रखेंगे। 90 दिनों तक अंडरवर्ल्ड उनके अंडर रहेगा। ट्रेन शिराकावा सिटी से निकलकर टोक्यो की तरफ आगे बढ़ रही थी। साबितो सब कुछ चेक कर रहा था और सबको वॉकी टॉकी से सब कुछ गाइड कर रहा था। वो बात करते हुए ही अपने छोटे भाई के पास आया, जो ट्रेन की खिड़की से बाहर वादियों को देख रहा था। दाई, हम यहाँ पर हसीन वादियां देखने नहीं बल्कि सामंत माता हाची जी की हिफाजत करने के लिए आए हैं। अपने भाई की इस फटकार को सुनकर दाई ने खिड़की से मुंह अंदर लिया और खड़ा हो गया। अपने भाई के पास आया। उसके चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई थी, जिसे देखकर साबितो को लगा कि कहीं उसने अपने भाई के साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं दिखा दी, और वो उसे मनाने लगा। तुम्हें पता है, हम यहाँ एक और चीज की हिफाजत कर रहे हैं। क्या तुम वो चीज देखना चाहोगे? ये सुनकर दाई ने तुरंत हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और फिर साबितो अपने साथ ट्रेन के बीच वाले डब्बे की तरफ ले गया। ट्रेन काफी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी के साथ पटरी के किनारे एक जीप उसी की रफ्तार में चल रही थी। दाई ने देखा कि दूसरा डब्बा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा जो काफी शानदार था और वो एक मास्टर रूम की तरह नजर आ रहा था। उसमें माता हाची 2 समुराई की निगरानी में आराम कर रहा था। वहीं दूसरा हिस्सा एक हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी से लेकर ह्यूमन आइडेंटिफाई सिस्टम भी लगा हुआ था। अगर कोई अनजान शख्स उस भाग में होता है तो वो हिस्सा उस शख्स को अपने डेटाबेस की सिस्टम आइडेंटिटी से चेक करता था। अगर मैच नहीं हुआ तो सिस्टम खुद ही उसे लेजर की मदद से जिंदा जला देता है। साबितो ने भी अपने भाई को यहाँ लाने से पहले उस सिस्टम में अपने भाई का नाम डाला था। तभी अचानक से दाई की नजर वहां पर बने हुए एक बॉक्स पर गई, जो कि दिखने में एक कंटेनर की तरह नजर आ रहा था। उसके पीछे 5000 किलो का सोना रखा हुआ था। ये देखकर अब दाई को सब समझ में आ रहा था कि आखिर ट्रेन के डिब्बे इतने लंबे लंबे क्यों थे। इसी पल साबितो ने एक बटन दबाया और वो कंटेनर धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कंटेनर खुलते ही सभी समुराई के होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर सोने की बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी और हर ईंट का वजन लगभग 5 किलो था। साबितो के सिवाय उन समुराई में से किसी ने भी आज तक इतना सारा सोना नहीं देखा था। इतना सोना एक साथ देखकर दाई तो जैसे पागल ही हो गया था। तभी माता हाची अपने केबिन से बाहर आ गया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सभी समुराई माता हाची की तेज आवाज से सहम गए। जब से समुराइयों को इनकी हिफाजत करने को कहा गया था, तब से इसने सबकी नाक में दम कर रखा था। माता हाची सुप्रीम का खास आदमी था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे। माता हाची हिनो खानदान का इकलौता राजकुमार था, इसलिए उसका शौक अय्याशी वाले थे। उसकी उम्र 17 साल थी।
मोटा सा पेट, गोल मटोल चेहरा और छोटी सी मूछें थी। वो समुराई को अपना नौकर मान रहा था, इसलिए वो उन पर हुक्म चलाता था, उनके साथ बदतमीजी करता था। अगर वो सामंत का बेटा ना होता और एक आम इंसान होता तो समुराई उसका कब का गला काट देते। माता हाची को देखकर कुछ समुराई का खून खौल गया, तो वही कुछ समुराई डर रहे थे, जिनमें दाईसुके भी शामिल था। माता हाची कुछ बोलता उससे पहले साबितो आगे आया और अपना सर झुका लिया। सर, इट्स 7 PM। हम लोग बस अपना डेली रूटीन कर रहे थे कि सब कुछ सही से चल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों ने कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं किया है। कम से कम कुछ लड़कियां ले आते तो ट्रेन का यह सफर आराम से कट जाता। दाई ने देखा कि सभी समुराई ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए थे और ये बात उन सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसके भाई साबितो के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उल्टा वो एकदम शांत था। उसने माता हाची के सामने अपना सर झुकाया। सर, मैं माफी चाहता हूँ, पर हम किसी अनजान लड़की को ट्रेन पर नहीं ला सकते। आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले है। हमारे प्लान में कोई भी चेंजेस हो तो पहले मुझे आपके डैड के साथ डिस्कस करना होगा। आप चाहें तो मैं आपके डैड से पूछ लेता हूँ। अगर वो परमिशन दे देते हैं तो हम अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद वहां से किसी लड़की को ला सकते हैं। अपने पिता का जिक्र होते ही माता हाची थोड़ा सा घबरा गया। नहीं, 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ और ठीक से सोने की निगरानी करो। थैंक यू सर। इसके बाद माता हाची गुस्से से अपने केबिन में चला गया। वहीं साबितो अपने भाई के साथ तीसरे डब्बे में चला गया। ट्रेन तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के साथ एक जीप भी अपनी लाइट बंद करके उसी के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। उस जीप के अंदर 6 निंजा बैठे हुए थे। उनके ड्राइवर रीगो ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ नंबर डायल किए। अब रिंग जा रही थी। हेलो, अब हम हमारे टारगेट से सिर्फ 15 मिनट ही दूर हैं। ट्रेन में सब कुछ रेडी है ना? तो फिर ठीक है, सभी तैयार रहना। अंदर कम से कम 30 सामुराई सैनिक सवार हैं, इसलिए हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। दाई के पिता मास्टर नाकामुरा ने भी अपने कुछ समुराई उनके साथ भेजे थे। वही रिंगो ने जिन निंजाज को फोन किया था वो 12 निंजाज थे, जो पटरियों पर कुछ मशीन लगा रहे थे। ये मशीन एक छोटी चिप के समान थी। मशीन लगाने का काम 2 छोटे बच्चे को दिया था, जिसकी उम्र करीब 12 साल थी। उन दोनों ने अच्छे से मशीन को पटरियों पर लगा दिया। ये दोनों लड़का लड़की कोई और नहीं बल्कि जोरो योशिदा और माया लैंग ही थे। दोनों मशीन फिट करने के बाद अपने कमांडर काइतो के पास आ गए। सर, हमने मशीन फिट कर दी है। शाबाश जोरो और माया, अब तुम दोनों अपनी पोजीशन ले लो और अपना ध्यान रखना। वैसे मैं अपनी टीम में बच्चों को शामिल नहीं करता, पर मास्टर लैंग के कहने पर तुम्हें टीम में शामिल किया है। मुझे निराश मत करना। जोरो और माया ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और फिर वो दोनों ट्रेन का इंतजार करने लगे। वहीं ट्रेन के अंदर साबितो और दाइसुके दोनों जापानी डिश तोनकात्सु और याकीतोरी खाने का मजा ले रहे थे। ये सब देखा और फिर उसने एक बटन दबाया।
बटन दबाते ही वो मशीन एक बड़े से लोहे के ब्रेकर में तब्दील हो गई। उसने ट्रेन के पहियों को घूमने से रोक दिया। अचानक ही पहिए रुकने से पटरी पर एक घर्षण पैदा हुआ और ट्रेन अचानक से पटरी से उतर गई। जैसे ही ट्रेन के पहिए थमे, सभी डिब्बे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तेजी से झटके लग रहे थे। साबितो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, पर जैसे ही वो उठा, पूरा डब्बा उल्टा हो गया और वो अपने भाई दाई को बचाने के लिए दौड़ा, पर ट्रेन का डिब्बा जमीन से टकरा गया। इस वजह से वहां पर धूल का एक बड़ा सा गुब्बार बन गया। वहीं दूसरी तरफ शिराकावा के नाकामुरा स्कूल में मास्टर नाकामुरा साकी का आनंद ले रहा था। तभी नाकामुरा का मोबाइल रिंग करने लगा और उन्होंने कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो काइटो। सर, कांग्रेस, हम कामयाब रहे। शाबाश। याद रहे कि किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमने तुम निंजास की मदद की है। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ, मेरे बेटे को एक आसान मौत देना, उसे ज्यादा मत तड़पाना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे एक योद्धा की मौत दूंगा। उनका नौकर सोता, जो मास्टर को शराब पिला रहा था, उसने मास्टर के कहने पर निंजास को खबर की थी। उसने अपने मालिक की सभी बातें सुनने के बाद अपने मालिक को देखा। मालिक, आप अपने ही बेटे दाई को मरवाना क्यों चाहते हैं? आखिर एक पिता अपने ही बेटे को क्यों मारना चाहता है? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। ट्रेन के सभी डिब्बे तहस नहस हो चुके थे। टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। कुछ समुराई के पैर कटकर अलग पड़े थे, तो कुछ समुराई दो टुकड़ों में कट चुके थे, तो कई समुराई घायल हो चुके थे। साबितो ट्रेन के डब्बे से निकला। उसने जैसे ही चलने की कोशिश की, उसे पसली में जोर का दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी पसली की तरफ देखा तो एक लोहे की रॉड उसके शरीर के अंदर थी, पर उसने उसकी परवाह नहीं की। वो आगे बढ़ा और अपने भाई और बाकी बचे समुराई को ढूंढने लगा। एक एक करके सभी समुराई मिल गए। वो अभी भी कुल मिलाकर 14 लोग थे, पर अभी तक उन्हें दाई और माता हाची नहीं मिले थे। तुम लोगों ने दाई और माता हाची को कहीं देखा? सभी समुराई ने मना किया तो साबितो की टेंशन बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सबको उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा और वो खुद भी अपने भाई को ढूंढने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ? शायद ट्रेन किसी टेक्निकल इशू की वजह से पटरी से उतर गई होगी। वो मन ही मन खुद ही के सवालों का जवाब दे रहा था कि तभी उसे लाशों के ढेर में माता हाची का पैर दिखाई दिया। उसे माता हाची मिल चुका था। वो तुरंत ही उस ढेर के पास गया और उसमें से माता हाची को निकालने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि माता हाची की धड़कन नहीं चल रही थी। उसने तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद माता हाची की धड़कन वापस आ गई। वो तेजी से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। साबितो ने उसे शांत कराया। वो बड़ी ही मुश्किल से लाशों के ढेर में से उठ खड़ा हुआ। क्या सब ठीक है? किसी और को कोई चोट तो नहीं लगी? लगी है तो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। माता हाची को इस तरह देख साबितो हैरान रह गया। सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये बताओ, सोना तो सही सलामत है ना? सोने का नाम सुनकर साबितो एकदम से चौंक गया। अपने भाई को ढूंढने में वो भूल ही गया था कि उसके जिम्मे सोने की हिफाजत करना भी था। उसका तुरंत माथा ठनका। हाँ, एक मिनट, ये एक्सीडेंट अचानक नहीं हुआ है। ये एक्सीडेंट पहले से प्लान किया गया था। शायद कुछ लुटेरे इस सोने को लूटना चाहते थे, नहीं तो समुराई से कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही है जो समुराई से टकराने की हिम्मत रखता है, निंजा। तभी एक गोली साबितो के कान से होते हुए सीधा माता हाची की आंख में घुस गई। माता हाची चिल्लाकर जमीन पर गिर गया। साबितो ने तुरंत अपनी कटाना निकाल ली और उससे वो गोलियों को रोकने लगा। बाकी समुराई भी ठीक उसी की तरह कर रहे थे।
पर उनमें से 2 लोगों को गोलियां लग गई थी। साबितो ने माता हाची की पल्स को जांचा। वो अब अपना शरीर छोड़ चुका था। साबितो ने पीछे मुड़कर देखा तो सभी निंजाज उन्हें घेर कर खड़े थे। 12 सामुराई के सामने 25 से 30 निंजाज थे, जिसमें ज़ोरो और माया भी शामिल थे। तुम लोगों की चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई। पहले हमारी कला चुराई और अब हमारा सोना चुराने आ गए। ये सुन निंजाज का कमांडर मुस्कुराया। सभी ने पोजीशन ले ली थी। ज़ोरो और माया ने भी अपनी कटाना निकाल ली। निंजाज कमांडर काइतो आगे आया। तुम लोगों की डींगे हाँकने की आदत भी तो नहीं गई ना। वैसे जो भी बोलना है बोल लो, क्योंकि मुर्गी भी कटने से पहले बहुत फड़फड़ाती है, और फिर तुम तो आखिर इंसान हो। कर लो थोड़ी सी बकवास। साबितो अपनी कटाना को अपने चेहरे पर लाया और उसने अपना मास्क पहना, जिससे उसका आधा चेहरा छुप गया था। वो समुराई वॉरियर की पोजीशन में आया। मरने के लिए तैयार। तभी एक निंजा साबितो की तरफ बढ़ा और सभी समुराई उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी साबितो ने अपनी आंखों से इशारा करके सभी को रोक दिया। ज़ोरो भी साबितो को देख रहा था। ज़ोरो की नजर उसकी पसली में घुसी हुई रॉड पर गई, जो काफी अंदर तक घुसी हुई थी। इसका अनुमान ज़ोरो ने लगा लिया था, मगर अब भी उस रॉड की वजह से साबितो के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उल्टा वो शिकार करने के मूड में था। उस निंजा ने साबितो पर वार किया, पर साबितो ने उसे अपने हाथों से रोक लिया था। ज़ोरो ने देखा कि उसने अपने पूरे शरीर पर एक खास लचीले लोहे का बस्तर पहना हुआ था, जो उसके हाथों तक आ रहा था, जिससे उसने तलवार को रोक दिया। अगले ही पल उसने तलवार को अपने हाथों से तोड़ दिया और तलवार का टूटा हुआ हिस्सा उसकी कनपट्टी में घुसा दिया। उसकी ताकत बेमिसाल थी। अब समझ आ रहा था कि वो समुराई कमांडर क्यों थे। तभी सभी निंजाज और कमांडर एक दूसरे पर टूट पड़े। ज़ोरो भी सभी समुराई को काट रहा था। उसकी और माया की जोड़ी समुराइयों पर भारी पड़ रही थी। वही साबितो एकदम शांति से निंजाज के खून से खेल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो तो बस खेल रहा था। उसने अपनी कटाना को म्यान से पूरा निकाला भी नहीं था। वो बस म्यान को अपने हाथों में लिए लड़ रहा था। जब उसे वार करना होता तब वो कटाना को म्यान से बाहर निकालता और निंजाज के सीने पर लकीर खींच देता। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो कोई ध्यान में हो और सभी को मौत के घाट उतार रहा हो। ज़ोरो की नजर उस महान समुराई पर थी, जो अभी तक पूरी ताकत भी नहीं लगा रहा था, मगर ज़ोरो के साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। ज़ोरो उसके तलवार पकड़ने के अंदाज से लेकर तलवार चलाने के बेखौफ तरीके को गौर से देख रहा था, इसलिए माया को उसकी जान बार बार बचानी पड़ रही थी। वो साबितो से काफी प्रभावित था। वो शांत नदी के पानी की तरह था, ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा के साथ पानी का बहाव। ज़ोरो ने ध्यान से उसके होठों को देखा तो उसे समझ में आया कि वो तलवार चलाने के दौरान कुछ बोलते भी चला जा रहा था, मगर ज़ोरो को समझ नहीं आ रहा था कि लड़ाई लड़ते वक्त कोई क्यों अपने आप से बातें करेगा। ज़ोरो ने उसके होठों को पढ़ने की कोशिश की तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साबितो सोगी प्रेयर कर रहा था। सोगी प्रेयर जापान में मरने वालों को आखिरी अलविदा कहने के लिए किया जाता है। साबितो जिन्हें मौत दे रहा था, उनके लिए सोगी प्रेयर भी करता चला जा रहा था। तभी उसकी नजर उसके बाकी साथियों पर गई, जो ज़ोरो और बाकी निंजाज के हाथों मारे गए थे। वो एकदम से रुक गया। उसने अपने साथियों की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि काइतो भी साबितो से लड़ते हुए थक चुका था। उसकी सांसें फूल रही थी। वही साबितो के चेहरे पर थकावट का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके 25 निंजाज में से अब सिर्फ 10 ही निंजाज बचे थे। उसकी तलवार खून से लथपथ थी। उसने अपने साथियों के लिए भी प्रेयर की। ज़ोरो को तो वो किसी संत महात्मा की तरह लग रहा था, पर तभी साबितो ने फिर से अपनी तलवार को काइतो की तरफ मोड़ लिया था और तभी उसके कानों में एक आवाज आई, भैया। साबितो और सभी की नजर उस आवाज की दिशा में गई। एक 16 साल का लड़का वहां पर जख्मी हालत में खड़ा हुआ था। साबितो ने अपने भाई को देखा तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसका भाई दाइसुके जिंदा था, पर तभी साबितो की नजर
काइतो के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। साबितो की नजर उसके पैरों पर गई, जो कि दाई की तरफ मुड़े हुए थे। साबितो समझ गया था कि उस समुराई का अगला निशाना उसका छोटा भाई दाई है। उसके चेहरे पर डर ने अपनी जगह बना ली थी। तभी काइतो दाई की तरफ भागा। साबितो भी अपने भाई को बचाने के लिए भागा। माया, इस समुराई को रोको। माया ने भी वैसा ही किया और दाई के पैरों पर गन से निशाना लगाया। गोली सीधे साबितो के पैरों पर जा लगी और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक बेबसी दिख रही थी। दाई अपनी मौत को सामने से आता देख वहीं पर जम सा गया था। तभी काइतो ने जंप लगाया और अपनी कटाना को सीधा दाई की गर्दन की तरफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिराकावा में मास्टर नाकामुरा शराब पी रहे थे। मालिक, आखिर आप अपने ही बेटे दाई को क्यों मरवाना चाहते हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने सगे बेटे दासकी को मरवाना चाहता हूँ? मैं दाई को नहीं, बल्कि साबितो को मरवाना चाहता हूँ। मरवाना गलत शब्द होगा, बल्कि अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की बलि चढ़वा रहा हूँ। ये सुनकर सोतो के माथे पर परेशानी की लकीर उभर आई। हाँ, लेकिन 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 क्यों मालिक? क्योंकि दाई अपने भाई से बेहद प्यार करता है, और जब उसकी आंखों के सामने उसका भाई साबितो मारा जाएगा तो उसे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि वो अपने भाई को बचा नहीं सका। तब उसके अंदर का सामुराई जानवर बाहर आएगा। जो ताकत उसने अपने अंदर छुपा रखी है वो बाहर आएगी। तब मेरा बेटा दाई सही मायनों में एक सामुराई बनेगा। उधर दूसरी तरफ काइतो ने दाई पर तलवार से वार किया। काइतो ने तलवार को सही दिशा दे दी थी, जिसके चलते दाई का सिर कटने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी कटाना के सामने साबितो आ गया। क्या अपने भाई दाई की जान बचाने के लिए साबितो अपनी जान की कुर्बानी दे देगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय बॉयफ्रेंड इज निंजा का अगला एपिसोड। इस हमले की वजह से साबितो धड़ाम से सीधे जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा, मगर उसके हाथ से तलवार अभी भी नहीं छूटी थी। वो तलवार अभी भी उसके हाथ में मौजूद थी। उसने उठने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उसके शरीर से खून काफी ज्यादा बह चुका था। उसने काइतो को देखा, जो उसके भाई दाई की तरफ बढ़े चले जा रहा था। मुझे अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी हाल में अपने भाई को बचाना ही होगा। अगर मैं तलवार लेकर दौड़ूंगा तो मेरी रफ्तार कम पड़ जाएगी और मेरा भाई मारा जाएगा। मुझे तलवार के बिना ही दौड़ लगानी होगी। लेकिन मैं वहां पहुंच भी गया और काइतो को धक्का दे भी दिया। तब भी वो दाई की तरफ वो शुरिकेन फेंकेगा और उसकी मौत हो जाएगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। साबितो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर काइतो की तरफ भागा। काइतो ने तलवार को सही दिशा दे दी थी। दाई का सिर कटने ही जा रहा था, पर तभी उसकी कटाना के सामने साबितो आ गया। काइतो की तलवार से साबितो का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। वहीं उस कटाना की नोक दाई की गर्दन से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रही होगी। साबितो का सिर जमीन पर पड़ा हुआ था। दाई के लिए ये वक्त, ये लम्हा जैसे थम सा गया था। दाई की आंखों के सामने उसके भाई साबितो की सारी यादें चलने लगी थी। जोरो और माया उसके चेहरे को देख शॉक्ड थे। वो चेहरा देखते ही देखते एक राक्षस में बदल गया। जिस चेहरे पर हमेशा मासूमियत रहती थी, अब उस चेहरे पर खूंखारपन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में से बचपना गायब था और उसमें अब गुस्सा था, बहुत सारा गुस्सा, जिससे वो अब इस दुनिया को तबाह कर देना चाहता था। इसी गुस्से में उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। नहीं 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 नहीं! दाई के चीखने की आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि एक पल के लिए सभी निंजाज डर गए।
काइतो के हाथ भी कांप गए, लेकिन फिर भी वो डरते हुए आहिस्ते कदमों के साथ दाई की तरफ कटाना लिए बढ़ते चले जा रहा था। तभी दाईसुके ने भी अपनी म्यान से कटाना निकाली और फुर्ती के साथ काइतो के वार से बचकर उसने चिल्लाकर उसी का गला काट दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वो वहां पर भी नहीं रुका और बस गुस्से से पागलों की तरह वो बस वार पर वार किए जा रहा था। उसके सामने जिस किसी भी निंजास की गर्दन, हाथ, पैर, जो कुछ भी बीच में आ रहा था वो उसे शरीर से अलग करते चला जा रहा था। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके भाई साबितो की आत्मा उसमें आ गई हो। मगर उसके भाई साबितो की लड़ाई में जितनी शांति थी, उससे उलट दाई की लड़ाई में कहीं ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। वो सिर्फ गुस्से से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बस एक के बाद एक करके जो भी सामने आ रहा था उसे मारते चले जा रहा था। वो इस पल कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसकी तलवार चलाने का कोई पैटर्न नहीं था, बस वो तलवार को घुमा रहा था और लाशें बिछती चली जा रही थी। पर तभी उसकी तलवार जोरो की कटाना से जा टकराई और जोरो ने उसे पलटकर जवाब देते हुए वार किया। दाई ने एक छलांग लगाई और 2 कदम पीछे हट गया। उसने जोरो की तरफ देखा, जिसकी केवल आंखें दिख रही थी। उसने तलवार को हवा में घुमाया। तब तक जोरो ने भी अपनी कटाना पर फिर से मजबूत पकड़ बना ली। पता नहीं क्यों, लेकिन जोरो को उस महान समुराई साबितो के लिए बुरा लग रहा था, जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। पर समुराई निंजास के जानी दुश्मन थे। यह बात जोरो को याद आई और उसने अपनी कटाना को एक पोजीशन में लाकर दाई पर हमला कर दिया। मगर दाई बस चिल्लाए जा रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस पागलों की तरह वार पर वार करते चला जा रहा था, जिससे जोरो को भी उससे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। दाई को चोटें भी लग रही थी, उसके शरीर पर घाव बन रहे थे, लेकिन उसे इन घाव की, इन जख्मों की कोई परवाह नहीं थी। वो बस वार किए जा रहा था। तभी जोरो की कटाना अचानक 2 टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर गई। दाई इतनी जोर से वार कर रहा था कि कोई आम तलवार उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। अब जोरो निहत्था था, मगर इससे दाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने निहत्थे जोरो पर भी वार किया। जोरो ने अपने कदमों को पीछे किया, लेकिन फिर भी उसके सीने पर दाई की तलवार से एक लकीर खिंच गई। जोरो दर्द से तड़पते हुए पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। वही इस मौके का फायदा उठाने के लिए दाई तेजी से जोरो की तरफ बढ़ा और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ जोरो पर वार करने ही जा रहा था कि तभी उसे वहां पर कुछ निंजास के कदमों की आहट सुनाई दी। हमारे निंजास आ रहे हैं। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने भाई की लाश लेकर यहाँ से चले जाओ। जल्दी करो। दाई हरगिज वहां से जाना तो नहीं चाहता था, मगर न जाने क्यों उसने जोरो की बात मान ली और फिर वो अपने भाई की लाश का सिर और धड़ लेकर वहां से चला गया। दाई अपने अतीत के पन्नों को पढ़कर वापस प्रेजेंट में आ गया। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में बस एक गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और माया की गर्दन पर रख दिया। तो तुम भी मेरे भाई को मारने में उसके साथ शामिल थी ना? दाई ने कटाना को माया की गर्दन से सटा दिया था। माया जानती थी कि उसने एक भी गलती की तो उसकी जान जा सकती है, इसलिए अब उसने समझदारी से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं जानती हूँ कि मैं भी तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को मारने वाला एक और निंजा कौन है, तुम जानना नहीं चाहोगे? माया की इस बात को सुनकर दाई ने अपनी तलवार को उसकी गर्दन से हटा लिया, मगर अब भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। मुझे उस हरामजादे का नाम बताओ, आखिर उसका क्या नाम है? उसके इस सवाल का जवाब देने
दाई की ये बातें सुनकर माया शॉक्ड रह गई। उसका दाव उल्टा पड़ चुका था। उसने हैरानी से दाई को देखा, जो इस वक्त उसे किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसे इस तरह से घबराता हुआ देखकर दाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वैसे तुम्हारे साथ रहकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मेरा तुमसे कोई गहरा रिश्ता बन गया हो। मैं खुद को तुमसे काफी अटैच्ड महसूस करने लग गया था। इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं निंजास को अपना गुलाम बनाकर रखने वाला हूँ। लेकिन हाँ, तुम ये बात अपने भाई को मत बताना, वरना वो तुम्हें ही मार देगा। तुम्हारा ही प्लान था ना मुझे निंजास का दामाद बनाने का, तो अब मैं सच में सभी निंजास का बाप बनूंगा और उस कमीने जोरो योशिदा को मारने की तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। क्या दाई अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा या जोरो उसके इरादों पर पानी फेर देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। निधि गन लिए दरवाजे के सामने ही बैठी थी। वो बस जोरो के अंदर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे कमरे में 3 शूरिकेन हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने तीनों पर फायर कर दिया। गोलियों की आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। जोरो जस्ट दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा था। सतनाम और प्रोफेसर चौधरी भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि जोरो भी वहीं छुपा हुआ है। तब वो भी जोरो के पास आ गए। तुम तो सीना चौड़ा करके लाइब्रेरी से बाहर निकले थे, मगर अब यहाँ भीगी बिल्ली की तरह चुप कर क्यों खड़े हो? शर्म नहीं आती? जाओ और जाकर उसे अपने काबू में करो। क्या पागल हो गए? माना कि इस वक्त वो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, लेकिन वो मेरी दुश्मन थोड़ी ना है, बीवी है वो मेरी। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी बीवी होगी जो अपने ही हाथों से अपने ही पति को मारकर खुद विधवा बनना चाहती है। कमाल है, लोग अपनी पहली फर्स्ट नाइट पर फुल रोमांस करते हैं और एक तुम दोनों हो कि गोलियां चला रहे हो। तुम यहीं रुको, मैं जाकर उसे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर जैसे ही प्रोफेसर चौधरी अंदर गए, निधि ने उन पर भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ये देखकर वो उल्टे कदम वापस जोरो के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें इस तरह से वापस आता देखकर जोरो के मुंह से हंसी छूट गई। अरे क्या हुआ सर? आप तो उसे कुछ समझाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? उसने क्या कहा? आपने उसे अपनी बात समझाई? बेटा, तेरी बीवी पागल हो गई है, आज तो तू गया। प्रोफेसर चौधरी वहां से दुम दबाकर भाग लिए, जबकि जोरो और सतनाम उन्हें इस तरह से भागते हुए देखकर हंस रहे थे। उसके वहां से निकलने के बाद जोरो ने अपनी हंसी को काबू किया और फिर मन ही मन खुद से कहा, बताओ, क्राइम की दुनिया में हमारे प्रोफेसर साहब गोलियों से डर रहे हैं। सतनाम ने जोरो की तरफ देखा। आप तो फीनिक्स के दावेदार हैं ना, तो आप खुद अंदर क्यों नहीं जाते? ये सुनकर जोरो ने उन्हें घूर के देखा। सतनाम उसे देखकर दबे होठों से मुस्कुराने लगे। मुझे लगता है कि ये काम आपको करना चाहिए। वो आपको काफी मानती भी है ना, तो ये काम आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अंदर जाता हूँ। इतना कहते हुए सतनाम ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर आहिस्ते कदमों के साथ रूम में एंटर हुआ। उन्हें अपने सामने देखकर निधि एकदम से नॉर्मल हो गई और उसने अपनी गन नीचे रख दी। सतनाम अंकल, आप यहाँ पर? हाँ मैडम पुत्र, आपके साथ थोड़ी सी बात करनी थी। जी, पहले आप अंदर आइए, यहाँ बैठिए। हाँ, अब बोलिए। जी नहीं मैडम पुत्र, मैं यहीं ठीक हूँ। सतनाम ने निधि की गन की तरफ देखा। निधि ने जब ये नोटिस किया, तब वो गन छुपाने लगी। माफ कीजिएगा, मैंने आपके ऊपर गन तान दी। कोई नहीं पुत्र, चलाई तो नहीं ना? सतनाम की ये बात सुनकर निधि के मुंह से हंसी छूट गई और फिर उसके साथ साथ सतनाम भी धीरे से हंस दिए। इसके बाद निधि ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। दरअसल मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर जोरो है, इसलिए मैंने गन हाथ में ले ली थी। कुछ भी हो जाए, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? सतनाम अंकल, आप मुझसे जो भी कहना चाहते हैं बेझिझक कह सकते हैं। बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी के लिए जोरो योशिदा को नहीं मारना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अभी हमारे काम आ सकता है।
अगर हम दाइसुके को दी हुई जुबान पर बने रहे तो भी आपके जोरों से डिवोर्स के बिना आपकी शादी नहीं हो सकती, और डिवोर्स लेने में भी कम से कम 3 से 4 महीने लग ही जाएंगे। दाई को बिना आपसे शादी के कोई भी फीनिक्स नहीं मानेगा। सारे माफिया भी आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। आपको अगर फीनिक्स की गद्दी चाहिए तो आपको जोरों का इस्तेमाल करना ही होगा, और इस शादी को आपको कम से कम 3 महीने तक तो निभाना ही पड़ेगा। सतनाम अंकल, क्या आप भूल गए कि जोरो ने ही मेरे डैड को मारा है? वो उनका कातिल है और मैं अपने डैड के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकती। मैं आपको जोरों को मारने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अभी के लिए जिंदा छोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसे ढाल बनाकर आप खुद फीनिक्स बन सकती हैं। एक बार फीनिक्स बनने के बाद आप उसे अपने रास्ते से हटा दीजिएगा। याद रखिए कि केवल ताकत दिखाकर कोई फीनिक्स नहीं बन सकता। इसके लिए आपको राजनीति भी करनी पड़ेगी। जोरो की ताकत को अपनी ताकत बनाकर चलिए। आपके पिता भी यही चाहते थे कि आप जोरो की ताकत का इस्तेमाल करें, इसलिए फीनिक्स का दूसरा नियम बनाया गया था। सतनाम की बात सुनकर निधि सोच में पड़ गई थी। सतनाम की बात में दम था, मगर निधि बस अपने मंगेतर और अपने पिता की मौत का बदला चाहती थी। वो क्या करे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका सवालों से घिरा चेहरा देखकर सतनाम को ये बात समझ में आ गई थी कि वो जो बात उसे समझाना चाहता था वो निधि समझ चुकी थी। ठीक है अंकल, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि आप सही फैसला लेंगी। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर सतनाम वहां से चला गया और निधि सोच में पड़ गई। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो उसे एक अननोन नंबर फ्लैश होता नजर आ रहा था। उसने कंफ्यूजन में कॉल पिक किया। हेलो, व्हाट? एक्सीडेंट? पर कैसे? ओके, मैं आ रही हूँ। उधर दूसरी तरफ जोरो आंख बंद करके कुछ सोच रहा था और प्रोफेसर चौधरी चाय का आनंद ले रहे थे। तभी सतनाम उनके कमरे में आया। अरे भाई, इतनी रात को कौन चाय पीता है? रात को तो महफिल जमाई जाती है, महफिल। आप कहें तो पैक बनाऊं? सतनाम की आवाज सुनकर जोरो ने अपनी आंखें खोली और तुरंत उठकर बैठ गया। वो सतनाम से कुछ पूछता उसके पहले ही उन्होंने जोरो से कहा, आपका काम हो गया। अब मैडम आपको जान से नहीं मारेगी। ये सुन जोरो और प्रोफेसर चौधरी दोनों चौंक गए। जोरो तो अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये चमत्कार आपने कैसे किया? आखिर वो कैसे मान गई कि वो मुझे नहीं मारेगी? मैंने कब कहा कि मैडम आपको नहीं मारेगी? मैंने तो बस थोड़ा सा वक्त मांग लिया है। मतलब? सतनाम ने जोरो को निधि और खुद के बीच की सभी बातें बता दी। प्रोफेसर चौधरी ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे, पर जोरो के चेहरे पर मायूसी आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुरा क्यों लग रहा था। सतनाम ने एक अच्छा हल निकाल लिया था। अब वो फिनिक्स बनने पर कंसंट्रेट कर सकता था, लेकिन आज भी उसका दिल निधि के लिए धड़कता था। जोरो चाहता था कि वो सब कुछ निधि को बता दे, पर हालात उसके खिलाफ थे। मगर उसने इस बात को मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो निधि का साथ नहीं छोड़ेगा। तभी प्रोफेसर चौधरी अपनी जगह से उठे और सतनाम के पास गए। वाह, क्या आइडिया निकाला है। अब तो तुम्हारी महफिल जरूर सजाएंगे। सर, आप क्या लेंगे, विस्की या वोडका? सतनाम जी, उसे रहने दो, वो शराब नहीं पीता। आप और मैं पार्टी करते हैं। तभी उन्हें कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर जोरो ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका, जहां उसे निधि कार में जाते हुए दिखाई दी। आखिर ये इतनी रात को कहाँ जा रही? ओह, बुजुर्गों, योर पार्टी इज ओवर। हमें अभी निकलना पड़ेगा। आखिर निधि को किसके एक्सीडेंट का कॉल आया था, और क्या निधि कभी जोरो को माफ करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए माय बॉयफ्रेंड इज निंजा का अगला एपिसोड। आधी रात को फुल स्पीड से एक कार सीधे दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। कार का स्टीयरिंग निधि के हाथ में था। कार से उतरकर उसने तेजी से हॉस्पिटल के रिसेप्शन डेस्क की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया और डेस्क पर पहुंचकर उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, मिस्टर विनीत रायजादा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अपने कंप्यूटर के डेटाबेस में वो नाम सर्च किया और बोली,
वीआईपी रूम नंबर 005। रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स कहकर निधि सीधे वीआईपी रूम्स की तरफ बढ़ गई। जब वो रूम नंबर 005 के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बेड पर विनीत जख्मी हालत में लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी, जबकि उसके पास अंजलि, आकाश और दाइसुके तीनों बैठे हुए थे। निधि को वहां देखकर वो तीनों तुरंत खड़े हो गए। ये सब कैसे हुआ अंकल? आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? निधि विनीत के बेड के पास चली आई। उसे कुछ बताने से पहले विनीत ने दाइसुके की तरफ घबराते हुए देखा। निधि को अपने अंकल का ये बिहेवियर देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसे दाइसुके का वहां पर होना थोड़ा खटक रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले दाई और निधि की शादी होने वाली थी। उसने दाई को नजरअंदाज करते हुए अपने अंकल विनीत रायजादा की तरफ देखा। कुछ नहीं बेटा, वो बस एक्सीडेंट हो गया है। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है, मगर हाथों की उंगलियां जख्मी हुई हैं। क्या आपकी उंगलियां जख्मी हुई हैं? बेटा तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही था। अंकल आपको ध्यान रखना चाहिए ना। देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो आखिर आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है कौन? निधि अपने अंकल के हाथ को देख के अफसोस कर रही थी। तभी उसकी नजर उसके भाई आकाश पर गई, जिसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। ये देख उसे स्ट्रेंज लगा। तुम इतने डरे हुए क्यों? आकाश कुछ कहता उससे पहले ही दाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वो पूरा कांप गया। निधि ने उसके कांपते हुए शरीर को महसूस किया। वो क्या है ना मिस रायजादा, दरअसल आकाश को अपने डैड के एक्सीडेंट का सदमा लगा है, इसलिए वो भी थोड़ा सा डरा हुआ है। रिलैक्स आकाश रिलैक्स, तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उंगलियां ही तो कटी, सॉरी आई मीन कटी हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लो। वही दाई निधि को देखकर मुस्कुराने लगा। आकाश अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, पर उसका अंदर का डर उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। तभी दाई ने उसके कंधे को जोर से दबाया, जिससे उसके कंधे पर जोर का दर्द हो रहा था। निधि ने अंजलि की तरफ देखा, जो कि सहमी हुई थी। निधि ने नोटिस किया कि उस रूम में जितने भी लोग मौजूद थे सभी डरे हुए थे, सिवाय दाई के, जो हंसते हुए अपनी बत्ती से दिखा रहा था। निधि को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर तभी विनीत ने निधि की तरफ देखा। बेटा निधि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंकल बोलिए। जैसे कि तुम्हें पता है, कल फीनिक्स के दावेदारों के बीच एक मीटिंग होने वाली है। उसके बाद सभी फीनिक्स, सभी गैंग्स और यहाँ तक कि सभी फीनिक्स के दावेदारों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। निधि सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। उसने देखा कि सबकी नजर उसके चेहरे पर ही थी, जैसे वो लोग निधि के चेहरे पर आए हुए हर एक रिएक्शन को नोट करना चाहते थे। उसने सभी को नजरअंदाज किया और अपने अंकल की बात सुनने लगी। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वोट आकाश को फीनिक्स बनाने के लिए दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बजाय अगला फीनिक्स तुम्हारा बड़ा भाई आकाश बने। निधि एकदम शॉक्ड रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंकल उसके सामने ऐसी डिमांड रख देंगे। वो चाहते थे कि निधि अपनी सीट छोड़कर अपने कजिन भाई को फिनिक्स बनाए, जिससे उसके पास 2 वीटो पावर हो जाएंगे। दाई की नजर निधि के चेहरे पर थी। ये सब प्लान उसी का था कि निधि को इमोशनल करके उसे अपनी साइड कर ले। देखो बेटी, वैसे भी अंडरवर्ल्ड नहीं चाहता कि उनकी बॉस कोई लड़की बने, इसलिए वो तो तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देंगे। और वैसे भी गद्दी रायजादा परिवार के बीच ही रहेगी। तुम राज करो या तुम्हारा भाई, दोनों एक ही तो है। तो समझदारी यही कहती है कि अगर गद्दी तुम्हें नहीं मिल रही तो तुम उस गद्दी को उसे दिलाने में मदद करो, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। निधि के अंकल उससे उसका सपना मांग रहे थे। उसके पिता के जाने के बाद वो उनकी लीगेसी को बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए वो फिनिक्स की गद्दी को पाना चाहती थी। वो अपने पिता के सपने को जिंदा रखना चाहती थी, क्योंकि हंसराज चाहता था कि फिनिक्स की गद्दी पर उसकी बेटी निधि ही बैठे। निधि बेटा, तुम तो सिर्फ इसलिए फीनिक्स बनना चाहती थी ना कि तुम जोरों से बदला ले सको। एक बार तुम अपने भाई को फीनिक्स बना दो तो तुम्हारा भाई तुम्हारा बदला जरूर लेगा। बोलो बेटा बोलो, तुम हमारा साथ दोगी ना? निधि को अपने ऊपर प्रेशर महसूस हो रहा था। उसके अंकल उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। अब उसे यहाँ अकेले आने का पछतावा था।
वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो मना करना चाहती थी और वो मना कर भी देती, पर हंसराज के चले जाने के बाद निधि ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बताओ बेटा, कुछ बोलो। तुम हमारा साथ दोगी ना? अपने भाई को फिनिक्स बनाओगी ना? बोलो बेटा। ससुर जी, शायद आपने फिनिक्स का दूसरा नियम अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। इस आवाज को सुनकर निधि ने पीछे पलट कर देखा। वहां जोरो, सतनाम और प्रोफेसर चौधरी तीनों रूम के दरवाजे पर खड़े थे। उन तीनों को देखकर निधि ने राहत की सांसें ली। वहीं उन तीनों को देखकर सभी चौंक गए थे, जबकि दाई तो गुस्से से एकदम लाल हो गया था। जोरो को देखते ही उसका खून खौल उठा। वहीं आकाश और अंजलि तो जोरो को देखकर और भी ज्यादा डर गए। निधि जोरो को देखकर मन ही मन गुस्से से तिलमिला रही थी, मगर वो भी सिचुएशन को देखकर खामोश थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था ससुर जी, शायद आपने दूसरा रूल ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी मुद्दे पर जब दोनों पति पत्नी सहमत होंगे तभी उसके फैसले को माना जाएगा। अगर आपकी भतीजी अपने भाई को फिनिक्स बनाने के लिए अपना वीटो वोट दे भी देती तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वो वोट खारिज करवा दूंगा। इसलिए आप मेरी बीवी से भीख ना मांगे। ये क्या नई बकवास है? दाई का यूं अचानक से बीच में बोलना निधि को कुछ समझ नहीं आया। तभी सतनाम आगे आया और उसने विनीत के सामने सर झुकाया। सर, फिनिक्स के दूसरे रूल में ये मेंशन है कि एक कपल अपना वीटो पावर तब यूज कर सकता है जब दोनों एक दूसरे से सहमत हों। निधि मैडम अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। विनीत को अब ये फिनिक्स का दूसरा नियम अपने गले का फंदा बनता नजर आ रहा था। उसने सोचा था कि निधि को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर लिया जाए, मगर जोरो ने उसकी पूरी बाजी पलट दी थी। जोरो ने दाई को देखा और मुस्कुराया। दाई का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया था। वैसे ससुर जी, यहाँ सब परिवार वाले होने चाहिए, तो ये समुराय कमांडर यहाँ पर क्या कर रहा है? निधि के मन में भी जोरो का यही सवाल कब से घूम रहा था, लेकिन विनीत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी जोरो दाई के पास आया। मैं आकाश सर का बॉडीगार्ड अपॉइंट हुआ हूँ। उनकी इजाजत का जिम्मा सामुराई को सौंपा गया है। जोरो ने दाई की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे वो एक दूसरे के दिमाग में चल रहे फितूर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम्हारे निंजा दोस्त कहीं दिख नहीं रहे। याद रखना, निंजा से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तुमने मेरा हक मारा जोरो। तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि जानवर भी तुम्हारी लाश को खाने से इनकार कर देंगे। हाँ, तुम समुराई की ढींगे हाँकने की आदत कब जाएगी? चलो देखते हैं। वैसे भी हमने तुम्हें हमेशा से मात दी है, सेनगोकू पीरियड से लेकर मेरे फिनिक्स के दावेदार बनने तक। लगता है तुम अपनी पिछली हार भूल चुके हो। अगर उस दिन मैं भागने से पहले तुम्हारी जान ले लेता तो आज फिनिक्स का दावेदार मैं होता। और तुम भी भूल रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे भाई को कैसे हमने मौत के घाट उतार दिया था। ये सुनते ही दाई ने गुस्से से जोरो का कॉलर पकड़ लिया। ये देख सभी टेंशन में आ गए। निधि भी तुरंत जोरो के पास आई। मिस्टर दाइसुके, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे पति को। जोरो ये देख सरप्राइज था कि निधि उसकी साइड ले रही थी। उसके दिल को तो जैसे सुकून सा मिल गया था। मिस रायजादा, अपने पति को समझा दीजिए कि अपनी हद में रहे। मिस रायजादा नहीं, अब इन्हें मिसेस योशिदा कहिए। ये मेरी बीवी है। निधि ने गुस्से में जोरो की तरफ देखा। जोरो ने अपना कॉलर छुड़वाया और विनीत रायजादा की तरफ देखा। मैं यहाँ सिर्फ निधि को लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक ऑफर देने के लिए भी आया। ऑफर? कैसा ऑफर? आखिर जोरो विनीत रायजादा से कौन से ऑफर की बात करने आया था? ऑफर? कैसा ऑफर? निधि सोच में पड़ गई। आखिर जोरो किस ऑफर के बारे में बात कर रहा था? वही दाई भी सोच रहा था कि ये जोरो अब कौन सी नई चाल चलने वाला था। उसके कान खड़े हो गए थे। तभी जोरो बेड पर लेटे हुए विनीत रायजादा के पास आया। मेरा ऑफर ये है कि आपके हॉस्पिटल का सारा बिल हम भर देंगे। क्या? निधि और सभी के चेहरे पर यही रिएक्शन था। जोरो ने सबका पोपट कर दिया था। ये क्या मजाक है? मजाक तो आप कर रहे हैं, जो इतनी रात को मेरी बीवी को यहाँ बुलाकर उसे फिनिक्स की पोस्ट छोड़ने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए ये पोस्ट छोड़ दो, वगैरह वगैरह।
इसलिए आपको ये छोटी सी भीख दे रहा हूं। ये रखिए और बाकी सब भूल जाइए। मेरी बीवी को फीनिक्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे फीनिक्स बनाकर ही रहूंगा। और अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी या हमारे बीच आने की कोशिश की तो तुम सबको मौत के घाट उतारने में मैं जरा भी देर नहीं करूंगा। जोरो की धमकी सुनकर सबके होश उड़ गए। निधि ने भी कभी नहीं सोचा था कि जोरो सबको खुलेआम ऐसी धमकी देगा। माहौल गर्म हो चुका था। सब जानते थे कि वो धमकी सिर्फ धमकी नहीं थी। तुम हमें तब मारोगे ना जब तुम खुद यहाँ से जिंदा वापस जाओगे। इतना कहते हुए दाई ने एक आवाज दी और उसके कुछ समुराई आदमी उन सभी को घेर कर खड़े हो गए। उन सभी ने गन निकालकर सब पर तान दी। ये सब क्या है अंकल? आप हमें मारना चाहते हो? बेटा, अगर तुम हमारे काम नहीं आ सकते तो हम तुम्हें अपनी अड़चन भी नहीं बना सकते। लेकिन हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को मौत के घाट उतारने वाले हैं ताकि तुम फीनिक्स के दावेदारी से पीछे हट जाओ। ये गलत है अंकल। आप आकाश भैया को फीनिक्स बनाने के लिए मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। निधि बेटा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और फिर ये तो मेरा अपना खून है। मैं इसे फीनिक्स बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। और तुम भी तो जोरो को मारना चाहती थी, तो बस मैं तुम्हारी ही ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ बेटा। विनीत ने इतना कुछ कहा, लेकिन जोरो को तो जैसे उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अंगड़ाई ली और प्रोफेसर चौधरी को देखा। हाँ, प्रोफेसर, मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। वैसे भी मैं काफी थक चुका हूँ, तो आप ही इन सबको हैंडल कीजिएगा ना प्लीज। जोरो की इस बचकानी हरकत को देखकर सब हैरान थे, सिवाय सतनाम और प्रोफेसर चौधरी के। उन दोनों के चेहरे पर एक स्माइल थी। जैसा तुम कहो जोरो, तो चलो तुम सभी को एक जादू दिखाता हूँ। प्रोफेसर चौधरी ने अपने हाथ को सभी समुराई की तरफ दिखाया जो गन लिए खड़े थे। उसने अपने हाथ को हवा में घुमाकर विनीत और दाई की तरफ इशारा किया। उसके ऐसा करते ही अगले ही पल सभी समुराई ने अपनी गन उनकी तरफ से हटाकर विनीत और दाई पर तान दी। ये देख दाई और विनीत सन्न रह गए। निधि भी हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर आखिर वो क्या कर रहा था। जोरो दीवार से सटे हुए एक सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने दाई की तरफ देखा। दाई ने अपने आदमियों को देखा। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? तुम लोग अपने कमांडर पर गोली चलाओगे? प्रोफेसर चौधरी चलकर दाई के पास आए और जिस समुराई ने अभी दाई पर गन तानी थी उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें किसने कहा कि ये लोग तुम्हारे आदमी हैं? असल में ये सब भी मेरे ही आदमी हैं। ये सुनकर दाई शॉक्ड रह गया। प्रोफेसर चौधरी की जासूस टीम ने एक बार फिर से उन्हें मात दे दी थी। दरअसल प्रोफेसर चौधरी के आदमी जैसे ही पकड़े गए थे वैसे ही प्रोफेसर ने तुरंत दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। जोरो ने दाई की तरफ देखा। हाँ, अरे डरो मत दाई, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मुझे तो कंपटीशन करने में मजा आता है। अभी के लिए तुम टेंशन मत लो और कुछ अच्छे बंदे हायर कर लो, वरना एक दिन तुम्हारे आदमी तुम्हें ही मार देंगे। इतना कहते हुए जोरो अपनी जगह से उठा और विनीत के पास जाकर धीरे से कान में फुसफुसाया। सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे तुमसे पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है। और फिर निधि के चेहरे की तरफ देखा। निधि, अगर तुम्हारी अपने अंकल से बातचीत हो गई हो तो अब हम घर चलें? निधि ने हाँ के इशारे से अपना सर हिलाया और जोरो के साथ ही कमरे से बाहर निकल गई। जोरो और निधि के अलावा बाकी के सभी लोग रायजादा मेंशन में वापस आ गए। जोरो और निधि कार से उतरे और निधि अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जोरो वहीं खड़ा रहा। निधि ने उन्हें देखा। निधि ने देखा कि जोरो उसके साथ नहीं चल रहा था। वो रुकी। उसने पीछे मुड़कर जोरो की तरफ देखा। क्या तुम नहीं चल रहे हो रूम में? जोरो ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? निधि ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं जोरो सोच में पड़ गया। आखिर ये मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही? शायद झांसा देकर मेरा नींद में ही गला घोंट देगी या फिर खाने में जहर मिलाकर मार देगी। नींद में गला भी तो काट सकती है।
क्या पता गन से खोपड़ी उड़ा दे। नहीं, मैं अंदर नहीं जाने वाला। जोरो यही सब कुछ सोच रहा था कि तभी प्रोफेसर चौधरी वहां आ गए। जोरो को अकेले में बड़बड़ाते हुए देखकर उसने जोरो के कंधे पर हाथ रखा। तभी जोरो डरकर चिल्लाया और कुछ कदम पीछे हट गया। अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, वो निधि मुझे अपने रूम में बुला रही। हाँ तो क्या हुआ? क्या हाँ तो? वो शायद मुझे मारने के लिए बुला रही होगी। उसने जरूर कुछ प्लान कर रखा होगा। मुझे तो लगता है वो तुमसे इम्प्रेस्ड है, इसलिए तुम्हें रोमांस के लिए बुला रही होगी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जाओ जल्दी से। सच में? हाँ मेरे शेर, जाओ और जंगल पर चढ़ाई कर दो। आखिरकार जोरो हिम्मत करके निधि के बेडरूम में एंटर हुआ। उसने देखा कि निधि ने एक सेक्सी रेड कलर की नाइट ड्रेस पहन रखी थी, जो एक मिनी ड्रेस की तरह दिख रही थी। इतना ही नहीं, उस पर मास्टर जिराया की फोटो भी बनी हुई थी। दरअसल मास्टर जिराया नारुतो एनिमे का एक फेमस टर्की कैरेक्टर था। जोरो पहली बार निधि के बेडरूम को देख रहा था। उसके बेडरूम में कई सारे एनिमे कैरेक्टर के पोस्टर्स लगे हुए थे और साथ में एनिमे एक्शन फिगर्स भी, जिसमें से उसकी नजर एक एक्शन फिगर पर जाकर रुक गई। वो था इताची उचिहा, जो कभी उसने ही निधि को गिफ्ट किया था। तुम आ गए? इतनी देर कहाँ रह गए थे? जोरो कुछ कहता उससे पहले निधि उसकी तरफ आने लगी। तभी जोरो की नजर उसके क्लीवेज पर गई, जिसे देखकर जोरो के हार्मोन्स रिएक्ट करने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसके मन में उसके जिस्म को देखने का लालच जाग गया। उसने अपनी एक आंख खोली और निधि के खूबसूरत जिस्म को देखने की कोशिश करने लगा। ये क्या अजीब हरकत कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो आंख में कुछ गिर गया था। जोरो ने अपने अंदर चल रहे तूफान को झटक दिया। निधि ने उसकी तरफ देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फीनिक्स बनने में मदद करो। मैं अपने फादर का सपना पूरा करना चाहती हूँ। क्या आज की रात दो जिस्म एक जान में बदल पाएंगे? और आखिर अब क्या होगा दाई का अगला कदम? क्या दाई हमारा इस्तेमाल कर रहा है? माया ने अकीरा को दाई के सारे प्लान्स के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर वो एकदम शॉक्ड रह गया। हाँ, वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ था। हमारे साथ रहकर उसने हमारे कई सारे बिजनेस ठप कर दिए। अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में तुरंत ही बॉस को बताना होगा। नहीं, तुम इस बारे में भैया को कुछ नहीं बताओगे। भले ही वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक आग देखी है जो जोरो को मारने में हमारी मदद करेगी। तुम बदले की आग में अंधी हो चुकी हो। अगर हमने बॉस को कुछ नहीं बताया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम हमारे क्लैन को भी बचाएंगे और दाई को जोरो से भी लड़वाएंगे। मगर मैं ये अकेली नहीं कर सकती। मुझे इसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। माया, तुम समझ नहीं रही हो। दाई जैसा जानवर हमारे और हमारे क्लैन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि अगर हमसे एक भी गलती हुई तो हमारा पूरा क्लैन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जोरो को मारने के लिए मैं ये रिस्क जरूर लूंगी। तुम बताओ, अब तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? माया ने अकीरा की तरफ देखा। वो एक बार फिर अकीरा से कुछ मांग रही थी, तो अकीरा उसे मना कैसे करता। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तब माया ने अकीरा को सब कुछ बताना शुरू किया। जापान। वहीं दूसरी तरफ जापान के मुझे बंदरगाह से हैंजो जहाज भारत के लिए रवाना हो चुका था। उस जहाज के सबसे नीचे वाले केबिन में खाने पीने का सामान रखा जाता था। इजुमी उस केबिन के अंदर आई। उसने देखा कि एक दो बंदे खाने की चीजें ले रहे थे। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? शेफ कब से खाने की चीजों की मांग कर रहा है और तुम दोनों यहाँ पर वक्त बर्बाद कर रहे हो। जल्दी जाओ और उन्हें सामान दो। जी मैडम। दोनों ने कुछ बोरियां उठाई और कमरे से बाहर चले गए। जब इजुमी को इस बात की तसल्ली हो गई कि वो दोनों सच में चले गए, तब वो तुरंत ही कुछ सामान को हटाकर पानी के एक ड्रम की तरफ बढ़ी और उसने उस ड्रम को 3 बार थपथपाया। अगले ही पल उस ड्रम में से नियो बाहर निकला। इजुमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बाहर निकलने में मदद की।
ड्रम से बाहर आते ही उसने तुरंत इजुमी के होठों को चूम लिया। थैंक यू इजुमी, अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ जहाज पर कभी नहीं आ पाता। ये सब छोड़ो और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर 14 दिनों तक सबसे छुप कर रहना है। हो सके तो बहरूपिये बनकर रहो। तुम्हें ज्यादातर निंजा अपने चेहरे पर मास्क बांधे नजर आते होंगे, तो तुम्हें भी अपनी पहचान कुछ इसी तरह से छुपा कर रखनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम पकड़े जाते हो तो भूल जाना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। नियो ने हाँ में सर हिलाया और फिर इजुमी ने उसे निंजाज के कपड़े दे दिए ताकि वो यहाँ पर अपना भेष बदल कर रह सके। जल्दी से इसे पहन लो और यहाँ से बोरी लेकर निकल जाना। नियो ने तुरंत ही वो कपड़े लिए और इजुमी के सामने ही कपड़े पहनने लगा। इजुमी के लिए यह नॉर्मल बात थी। उन्होंने अपने प्यार में कई बार हदों को पार किया था। तभी इजुमी ने उसकी पीठ पर एक बड़ा सा घाव देखा और उस घाव के ठीक नीचे उसे जापानी में रयोलैंग का नाम गुदा हुआ नजर आया। नियो ने सारे कपड़े पहन लिए और तुरंत एक अनाज की बोरी उठा ली। वो बोरी लेकर बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि इजुमी ने फिर से नियो के होठ पर किस कर दिया और वहां से चली गई। नियो ने भी अपने चेहरे को ढका और वो भी उस केबिन के बाहर निकल गया। पर कुछ मिनटों बाद उस केबिन में एक और ड्रम खुला और उसमें से एक लड़का बाहर आया। वो और कोई नहीं, यमातो था। उसी जहाज के दूसरे कोने में मास्टर कैनन और उन्हीं की उम्र का एक और निंजा जिसका नाम मास्टर येन था, बात करते हुए डेक पर घूम रहे थे। केनन, एक बात समझ में नहीं आई। हम एयरप्लेन से भी तो भारत आ सकते थे। हम इतने अमीर तो हैं ही कि हम 150 निंजास को आसानी से एयरप्लेन के जरिए ले जा सकते हैं। तो फिर तुमने निंजास के लिए ये जहाज ही क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि हम निंजास को तो एयरप्लेन से ले जा सकते थे, लेकिन हमारे हथियार को हम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से छुपा नहीं पाते। इसलिए हमने जहाज का रास्ता चुना। चेन्नई बंदरगाह पहुंचने से पहले ही हम सभी लाइफ बोट की मदद से हमारे सारे हथियारों को काउंट टापू तक पहुंचा देंगे। वहां हमारा एक आदमी है जो 2 दिन बाद हमें हमारे सारे हथियारों की डिलीवरी कर देगा। चलो ये भी ठीक है। खैर, तुमने टोक्यो डॉकयार्ड वाली खबर सुनी? हाँ, टोक्यो पुलिस ने हमारे अड्डों पर छापा मारा है। वहाँ हमारा बिजनेस ठप होता जा रहा है। निंजा किंग भी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये एक बुरा दौर है। सही कहा, ये सच में हमारे लिए एक पूरा दौर ही है। पर ये सब सामुराई की वजह से हो रहा है। जब से उन्होंने हमसे हाथ मिलाया है, हमारा हर एक बिजनेस बर्बाद हो रहा है। निंजा किंग रियो को यहाँ पर होना चाहिए था। वैसे भी सुना है रियो और उसकी बहन माया इंडिया में जोरो को पकड़ने में नाकाम रहे। कहीं हमने कोई गलत लीडर तो नहीं चुन लिया? ऐसा नहीं है। वो जिसे पकड़ना चाहते हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, ओनर ऑफ डेथ है। बचपन से ही वो लड़का सबसे आगे था। अगर वो सही रास्ते पर चलता तो एक महान निंजा बनता। खैर, अब उसे हमें मारना होगा। अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हो, जानिए जोरो में कुछ बात तो है। वैसे मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे केंजो की मौत का बदला लेने के लिए वापस निंजा बने और मास्टर फूजी की जगह ली। तुमने ठीक सुना है। मास्टर फ्यूजी और उनके साथियों को रोग घोषित करने के बाद रेओ ने मुझे मुझी गांव की जिम्मेदारी दी। उन सभी लोगों के परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया था जो रोग घोषित किए गए थे। लेकिन फूजी क्लैन के साथ ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जो निंजास के लिए किया था वो और कोई नहीं कर सकता। उसे एक शान की मौत भी नसीब नहीं हुई। अगर वो रेओ की बात मान लेते तो आज जिंदा होते, मगर उन्हें शायद अपना गौरवशाली इतिहास सबसे अधिक प्यारा था, इसलिए वो मारे गए। वैसे वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। हाँ, मास्टर फूजी की हत्या ने हम सभी को भी रो के फैसलों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सुना है कि मास्टर फूजी के मरने के बाद फूजी की बीवी ने भी सुसाइड कर लिया था। क्या ये सच है? मास्टर केनन ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया। उसे देखकर मास्टर येन मायूस हो गए और फिर उनके दिमाग में कुछ आया। उनका एक बेटा भी था ना, क्या नाम था उसका? हाँ, नियो। तो मैंने लगता कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। ये सुनकर मास्टर केनन के मुंह से हंसी छूट गई। वो लड़का तो अपने पिता की मौत के बाद पागल हो गया था। मास्टर लैंग ने उसे इतना परेशान किया था कि वो पागल हो जाए, इसलिए तो हमने उसे बख्श दिया। 1-2 बार तो वो लड़का हमारे यहाँ से चोरी करते हुए भी पकड़ा गया,
उसे देखकर लगता नहीं है कि वो रियो लैंग से बदला ले सकता है। उसमें इतनी काबिलियत है ही नहीं। अगर वो काबिल होता तो इस समय वो इस जहाज में छुपकर रियो लैंग को मारने के लिए भारत जा रहा होता, और अगर वो ऐसा करता तो फुजियो के इतिहास में 4 चांद लग जाते हैं। आपकी इमेजिनेशन काफी अच्छी है मास्टर येन। आपको राइटर होना चाहिए था। वो इस जहाज में कभी नहीं हो सकता। मास्टर कैनन को कहाँ पता था कि मास्टर येन की कही गई बात सच हो रही थी। मास्टर फूजी के दोनों बेटे जहाज में छिपकर रयो से अपने पिता की मौत का बदला लेने जा रहे थे। क्या वो अपने मकसद में कभी कामयाब हो पाएंगे? मुंबई के खान हाउस में अंडरवर्ल्ड के सभी माफिया इकट्ठा हुए थे। खान हाउस असल में मुंबई के डॉन आसिफ खान का घर था। आसिफ खान फिनिक्स की गद्दी का दावेदार था। उसने सभी को अपनी तरफ करने के लिए शुरुआत भी कर दी थी। आज इसलिए शेट्टी, बजाज, पटेल और बाकी सभी स्टेट के डॉन उसके घर पर आए हुए थे। सभी मटन बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे, जिन्हें आसिफ की बेगम साहिबा रूबीना खान सर्व कर रही थी। तभी आसिफ की नजर शेट्टी पर गई। उसने देखा कि शेट्टी खाना खाने में थोड़ा झिझक रहा था। शेट्टी भाई, शर्मा क्यों रहे हो? इसे अपना ही घर समझो। हमारी बेगम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है, वरना एक अच्छे स्वाद से बेखबर रह जाओगे। अगर ऐसी बात है तो फिर भाभी, आप ये बिरयानी का पतीला मुझे दे दीजिए। आप इन सभी के लिए दूसरे पतीले में बिरयानी लेकर आइए। ये पतीला तो मैं ही खत्म करूंगा। शेट्टी ने रूबीना भाभी के हाथ से पतीला ले लिया। ये देख आसिफ और बाकी लोग हंसने लगे। वही रूबीना भाभी भी मुस्कुरा दी। अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। तभी आनंद बजाज ने देखा कि पटेल बड़े चाव से बिरयानी का आनंद ले रहा था। पटेल भाई, आपके यहाँ तो नॉनवेज नहीं खाया जाता है ना? ये सुनकर पटेल खाते खाते रुक गया। उसने सभी की तरफ देखा जो कि उसे ही घूर रहे थे। उसका पूरा मुंह बिरयानी से भरा हुआ था। उसने अपना खाना हलक से नीचे उतारा और फिर बजाज के सवाल का जवाब दिया। वो क्या है ना कि हमारे में कुछ मर्द बाहर जाकर नॉन वेज खा लेते हैं और वाइन भी पी लेते हैं, बस घर में नहीं बनता। दरअसल हमारी औरतें ये सब नहीं खाती और ना ही बनाती हैं, इसलिए हम मर्द लोग पार्टियों में इन सब का मजा ले लेते हैं। पटेल की बात सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी शेट्टी ने आसिफ की तरफ देखा। जब से आसिफ भाई को फिनिक्स की दावेदारी मिली है, तब से वो हर लोग अपन लोगों को पार्टियां दे रहे हैं। आसिफ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है। अपनी तारीफ सुनकर आसिफ के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो अपनी कुर्सी पर तन कर बैठ गया। फिर उसने सभी को देखा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने तय किया था, हम चारों में से जो भी फिनिक्स का दावेदार बनेगा उसे बाकी के लोग सपोर्ट करेंगे। तो मुझे फिनिक्स बनने के लिए आप सभी की मदद की जरूरत होगी। सभी ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया। तभी शेट्टी ने आसिफ को देखा। आसिफ भाई, आप फिक्र मत कीजिए, हम सभी अपनी जुबान के पक्के हैं। हम सब आपकी साइड ही हैं। वैसे भी हम एक और रायजादा को गद्दी पर बैठाना नहीं चाहते, और ना ही उस जापानी और हंसराज की लौंडिया को। लेकिन आपको अपना वादा याद है ना? हाँ, मुझे सब कुछ याद है कि हम में से जो भी फिनिक्स बनेगा वो फिनिक्स सिंडिकेट के लिए ड्रग्स के बिजनेस को ओपन करेगा। कल मीटिंग के बाद ही मैं ड्रग्स के बिजनेस को ग्रीन फ्लैग दे दूंगा। हंसराज ने कभी हमें ड्रग्स का कारोबार नहीं करने दिया, पर हम सभी ने ड्रग का कारोबार चोरी छुपे किया है। पर अब मेरे फिनिक्स बनते ही ये काम खुले तौर पर किया जाएगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। लेकिन ड्रग्स के बिजनेस में मोनोपोली तो टाइगर गैंग की है ना। अगर हम उसके बिजनेस में हाथ डालेंगे तो टाइगर गैंग भी हमारे बिजनेस में हाथ डालेगी। और वैसे भी हमारी टाइगर गैंग से कभी नहीं बनी। उस गैंग का डॉन मुस्तफा काफी डेंजरस है। उसने हंसराज के टाइम पर भी बहुत लफड़ा किया था, याद है ना? तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे फिनिक्स बनते ही टाइगर गैंग को हम रास्ते से हटा देंगे। अब हमें हमारा बिजनेस बड़ा करना है। मैंने वैसे भी 1000 एकड़ की जमीन पहले ही खरीद ली है और उस पर गांजा उगाना शुरू भी करवा दिया है। वाह,
तुमने तो पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। फिर तो हमें पहले माल की डिलीवरी पर 50% डिस्काउंट चाहिए। मैं अपने माल से किसी को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं तुमसे इसके डबल पैसे लूंगा, समझे? और मेरे सामने मुफ्तखोरी की तो बात भी मत करना। आसिफ की बातें सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। शेट्टी को तो गुस्सा आ गया था, लेकिन वो खामोश रह गया। खाना पीना होने के बाद सभी मीटिंग रूम में जमा हुए। अभी भी सबके चेहरे उतरे हुए थे। तभी आसिफ अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसने सभी के उतरे हुए चेहरे देखे। तभी आसिफ ने एक ताली बजाते हुए कुछ लोगों को अपना इशारा दिया। ताली की आवाज सुनते ही कुछ लोग अपने हाथों में एक बड़ा सा बैग लिए उस मीटिंग रूम में आ गए। सभी ने उस बड़े से बैग में से एक एक करके छोटे बैग निकाले और सभी डॉन के आसपास रख दिए। सभी उस बड़े से बैग को देखकर हैरान थे। सभी कभी आसिफ को तो कभी बैग को देख रहे थे। खोलो इसे। शेट्टी का बैग खोलने का मन नहीं था और आसिफ के ऑर्डर की तौहीन वो इस वक्त कर नहीं सकता था। इसी वजह से उसने बैग खोला। जैसे ही उसने बैग को ओपन किया और उसमें जो चीज निकली उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने उस बैग में से एक गांजे की पुड़िया निकाली। वो पूरा बैग गांजे की पुड़िया से भरा हुआ था। उसने आसिफ की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। क्यों मियां, कैसा लगा मेरा मजाक? हर एक बैग में 50 करोड़ का माल है। ये मेरी तरफ से तुम सभी को एक छोटा सा गिफ्ट। आज से ही आप सभी इसे मार्केट में बेचना शुरू कर दीजिए। ये सुन सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। एक पल के लिए तो लगा कि आप हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, पर आपने तो हम सभी का दिल ही जीत लिया। हम सब आपको फीनिक्स बनाने के लिए जान लगा देंगे। मियां, तुम हमें इतनी बड़ी गद्दी पर बैठा रहे हो, भला मैं तुम लोगों को नाराज कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। हमारी नजरों में तो आप ही फीनिक्स हैं, लेकिन हमें विनीत रायजादा के बेटे और उस निंजा को कम नहीं आंकना चाहिए। सुना है वो निंजा एक खूंखार गुंडा है जिसे सभी सामुराई और उसके खुद के ही लोग उसे मारना चाहते हैं। मैंने उसकी कहानियां सुनी हैं। वो साक्षात राक्षस है। हमें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। अयो, हमने भी सुना है कि आकाश रायजादा ने खुद को फीनिक्स बनाने के लिए सामुराई लीडर दाइस्के को हायर किया है। इसलिए तो हमारे लिए कांटे की टक्कर होगी। वहाँ जितने भी डॉन थे उन सभी के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी, मगर आसिफ आराम से बैठा हुआ था। दोस्तों, तुम लोगों को इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर रखा है। इतना कहते हुए आसिफ ने मीटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा। उस दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जिसने एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। वो दिखने में फॉरेनर लग रही थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही खुखार भी। उसके चेहरे पर कातिलानापन और अकड़ साफ नजर आ रही थी। दरवाजे से अंदर आने के बाद उसने आसिफ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आसिफ ने प्यार से उसका हाथ चूमा। ये है मिसेस बेला बेकर, जर्मनी के सबसे फेमस आर्म्स डीलर अल्रिक बेकर की बीवी, और ये यहाँ निधि रायजादा को मारने आई है। क्या निधि इस कातिल हसीना का सामना कर पाएगी? आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी माफिया को इंतजार था। मीटिंग वाला दिन। ये शांति का आखिरी दिन था। इसके बाद अगले 90 दिनों तक दिल्ली क्राइम सिटी बनने वाली थी। यहाँ इन 90 दिनों में खून की होली खेली जाएगी। हर आदमी खून का प्यासा होगा। कोई किसी पर रहम नहीं करेगा। रायजादा मेंशन में निधि और जोरो दोनों तैयार हो रहे थे। निधि ने मीटिंग के लिए डार्क रेड बैकलेस मैक्सी पहनी हुई थी, जिसमें उसकी पीठ पर फिनिक्स का टैटू साफ नजर आ रहा था। साथ ही उसकी इस लॉन्ग ड्रेस में उसका एक पैर थाई तक खुला दिख रहा था। उसने अपनी थाई पर एक होल्स्टर पहना हुआ था जिसमें उसने गन छुपा रखी थी। साथ ही उसने पैरों में लंबी ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी। इस लॉन्ग ड्रेस में वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। तुम लोगों को तैयार होने में और कितना टाइम लगेगा?
हम मीटिंग में जा रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं। जल्दी करो। निधि अपने कमरे से बाहर निकली। उसे देखकर प्रोफेसर चौधरी और सतनाम हैरान रह गए। सतनाम जी जाइए, नींबू मिर्ची लेकर आइए, आपकी बेटी की नजर उतारनी है। सतनाम ने उनकी इस बात को संजीदगी से लिया और तुरंत किचन से नींबू मिर्ची लेकर आए और निधि की नजर उतारी। अरे सतनाम अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? और आप प्रोफेसर होकर भी इन सारी बातों को मानते हैं? बेटा, कुछ चीजों को लॉजिक से देखने के बजाय उसके पीछे छुपे हुए प्यार को देखना चाहिए। ये तो बस मन की शांति के लिए होता है। वैसे जोरो क्यों बाहर नहीं आया? मुझे लगा कि वो पहले ही तैयार होकर नीचे आ गया होगा। निधि की बात सुनकर सतनाम और प्रोफेसर चौधरी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। हमें लगा कि आप दोनों एक साथ हैं। नहीं, जब मैं सुबह उठी तब भी जोरो मेरे कमरे में नहीं था। अगर ऐसा है तो जोरो गया कहाँ? तभी एक स्पोर्ट्स कार रायजादा मेंशन के आंगन में आकर रुकी। सभी ने मेन डोर की तरफ देखा। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें से जोरो बाहर निकला। उसे देख सभी चौंक गए, क्योंकि आज वो नॉर्मल कपड़ों में नहीं था, बल्कि आज उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जो उसकी गोरी चमड़ी पर ज्यादा सूट कर रहा था। उसके बाल जेल से सेट किए गए थे। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका चेस्ट साफ दिख रहा था। वो काफी हॉट लग रहा था। निधि ने उसे देखा तो उसके जिस्म में एक हरारत दौड़ गई। निधि को आज वो किसी हीरो की तरह लग रहा था। उसके आसपास तितलियां दिखाई दे रही थी। वो उनकी तरफ चला आ रहा था। तभी निधि ने सतनाम और प्रोफेसर चौधरी की तरफ देखा। उन दोनों के मुंह खुले हुए थे। तभी जोरो उनके पास आकर खड़ा हो गया। निधि अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। तभी जोरो ने एक चुटकी बजाई। तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या ये सूट खराब दिख रहा है? निधि अब ख्यालों से बाहर आ गई थी। उसने जोरो की तरफ देखा और अपने इमोशन पर कंट्रोल किया। जब निधि ने उसे कल देखा था तो उसके चेहरे पर कुछ जापानी शब्द लिखे हुए थे, पर आज उसका चेहरा काफी क्लीन था। वो शब्द बस उस रिचुअल के लिए ही बनवाए गए थे। प्रोफेसर चौधरी ने जोरो को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम किसी पार्टी में जा रहे हो क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर ऐसे क्यों तैयार हुआ है, जैसे तेरी शादी है? अरे वो माया ने मेरा पूरा घर तबाह कर दिया था। उसमें मेरे कपड़े भी खराब हो गए, कुछ पहनने को था नहीं, तो बस मैं अपने लिए कपड़े खरीदने चला गया था। अब तीनों को समझ आया कि सुबह सुबह जोरो कहाँ गया था। तभी जोरो की नजर निधि पर गई। इस पल वो बस निधि को देखते ही रह गया। उसका दिल एक बार के लिए तो धड़कना ही भूल गया था। तभी सतनाम की आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। आप लोग बातें बाद में करना, हमें 11 बजे से पहले ग्रैंड होटल पहुंचना है। इधर दूसरी तरफ आसिफ और बाकी सारे डॉन होटल ग्रैंड में पहुंच चुके थे। उसने देखा कि आकाश, विनीत, दाइसुके, माया और रयो भी वहीं थे, जो 11 बजने का इंतजार कर रहे थे। मगर वहां पर अभी तक जोरो और निधि नहीं आए थे। आसिफ की गैंग की नजर आकाश की गैंग पर थी और आकाश की गैंग की नजर आसिफ पर। दोनों एक दूसरे को टशन दिखा रहे थे। तभी विनीत आगे आए और आसिफ से हाथ मिलाया। कैसे हो आसिफ? बढ़िया हूँ विनीत भाई। ये आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस यूं ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो बस। तभी जोरो की स्पोर्ट्स का तेज रफ्तार के साथ होटल ग्रैंड के सामने आकर रुकी। जोरो और निधि उस कार से नीचे उतरे और हॉल में एंटर हुए। उसी के पीछे सतनाम अपने बॉडीगार्ड्स लेकर साथ एंटर हुआ। वहीं प्रोफेसर चौधरी अकेले ही आए थे। सतनाम और प्रोफेसर चौधरी एंटर होते ही वहां आए हुए सभी लोगों को देखकर हैरान रह गए। उन दोनों के अलावा सभी लोग अच्छे खासे तैयार होकर आए थे। ये देख उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे। निधि जोरो से आगे चल रही थी। तभी जोरो की नजर निधि की पीठ पर बने फिनिक्स टैटू पर गई और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जोरो और निधि को एक साथ देखकर माया को अंदर ही अंदर एक जलन महसूस हो रही थी। फिर वो सिर्फ जोरो को ही देखने लगी। जोरो आज सच में किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। माया की नजर बस जोरो के शर्ट के खुले हुए बटन के अंदर झांक रही थी। तभी निधि की नजर माया पर गई। जोरो, अपने शर्ट के बटन बंद करो। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने कहा इसलिए। बंद करो मतलब बंद करो।
स्टाइलिश दिख रहा है यार। लॉकेट दिखे इसलिए तो बटन खुले रखे हैं। जोरो ने जैसे ही उसकी इस बात पर थोड़ा सा ऐतराज जताया, निधि को गुस्सा आने लगा। अगले ही पल वो खुद जोरो के पास आई और उसकी शर्ट के दोनों बटन लगा दिए। ये क्या दादागिरी है? निधि ने शर्ट के बटन बंद करके माया की तरफ देखा। दादागिरी तो करूंगी ही, बीवी हूँ तुम्हारी। उस हॉल में खड़ा हर एक बंदा निधि की जलन को महसूस कर रहा था, सिवाय जोरो योशिदा के। प्रोफेसर चौधरी ने अपना माथा पटक लिया। तभी रेड कलर के 3 पीस सूट पहने हुए 2 आदमी वहां आए। उन दोनों के मुंह से एक साथ सिर्फ इतना निकला, गुड इवनिंग एवरीवन। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन्हीं पर आकर टिक गई। साथ ही साथ सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आने लगी। उन दोनों ने अपना हुलिया ही कुछ ऐसा बनाया हुआ था। सबसे पहले तो आप में से जो फीनिक्स के दावेदार बने हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम जोकर 1 है। और मेरा नाम जोकर 2 है। हम दोनों आपको ग्रैंड मास्टर के पास ले जाने के लिए आए हैं। साथ ही हम आपको फीनिक्स की स्टेज के लिए गाइड करेंगे। इतना कहने के बाद एक बार फिर वो दोनों स्माइल करने लगे। उनकी स्माइल काफी क्रीपी थी, उन्हें देखकर ही बहुत अजीब लग रहा था। तभी जोकर 1 के हाथ में मौजूद मोबाइल पर एक मैसेज आया। पहली बार जोकर 1 के चेहरे की स्माइल गायब हो गई थी। उसने वो मैसेज जोकर 2 को दिखाया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया। आखिर उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसे पढ़कर उन दोनों जोकर्स के चेहरे की हंसी हवा में गायब हो गई। अगले ही पल उन दोनों जोकर्स के चेहरे की संजीदगी हंसी में बदल गई और उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ देखा। चलिए अब समय आ गया है इस खामोशी को खत्म करने का। ग्रैंड मास्टर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग उनकी ओर बढ़ने लगे। ये देख उन दोनों जोकरों के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देने लगा। रुकिए, माफ कीजिएगा, मगर सिर्फ फीनिक्स के तीनों दावेदार ही अंदर जा सकते हैं। ये जानकर दाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उसने आकाश को आगे कर दिया। वहीं आसिफ भी आगे आया। उधर जोरो ने निधि की तरफ देखा। निधि, तुम जाओ और अपने डैड के सपने को पूरा करो। निधि ने हाँ के इशारे से अपना सर हिलाया और वो जोकर्स के साथ अंदर जाने लगी। ये देखकर दाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जोकर 2 ने बचे हुए लोगों की तरफ देखा। हमने आप सभी के खाने पीने और आराम करने के लिए रूम्स बुक करवा दिए हैं। आप वहां जाकर इंतजार कर सकते हैं। ये कहकर जोकर 2 तीनों दावेदार के साथ जाने लगा। तभी अचानक उस जोकर का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने कॉल रिसीव किया। उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। जी सर। जोरो ने देखा कि वो जोकर वापस उसके पास आ रहा था। मिस्टर योशिदा, मुझे माफ कीजिएगा। हमें पता नहीं था कि आप और मिसेस योशिदा फीनिक्स के दूसरे नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। जोरो ने सतनाम और प्रोफेसर चौधरी की तरफ देखा। उन दोनों ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और फिर जोरो उस जोकर के साथ चला गया। आसिफ के साथ ही डॉन अपने रूम्स की तरफ चल दिए। वहीं दाई ने पहले प्रोफेसर चौधरी की तरफ देखा, फिर अपने साथियों की तरफ। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद फ्लेक्स कर रहा था कि आज सब उन्हीं के आदमी हैं। ये देख प्रोफेसर चौधरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपनी उंगली दाई की तरफ की और फिर अपनी उंगली को टेढ़ा कर लिया। उसके ऐसा करते ही दाई के 2 आदमी उसकी टीम से निकलकर प्रोफेसर चौधरी के पीछे जाकर खड़े रह गए। ये देखकर दाई हक्का बक्का रह गया। अब प्रोफेसर चौधरी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। दाई ने पैर पटका और गुस्से से अपने रूम की तरफ चल दिया। होटल के कॉरिडोर में चलते वक्त उसने अपने ब्लेजर से मोबाइल निकाला। वहां उसने देखा कि उस स्क्रीन में आकाश आसिफ के पीछे चल रहा था। दाई ने पहले ही भाप लिया था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने आकाश के एक बटन को माइक्रो कैमरा में तब्दील कर दिया था। अब उसे अंदर की सभी बातें साफ सुनाई और दिखाई देंगी। चारों फिनिक्स के दावेदार एक डार्क रूम से होते हुए आगे बढ़ रहे थे।
तभी एक वॉल आई जिस पर कई सारे कलेक्शंस रखे हुए थे। ज़ोरो उन कलेक्शंस को बारीकी से देख रहा था। तभी एक जोकर रुका और उसने मुड़कर उसे स्माइल दी। ये सारे कलेक्शन आज से 20 साल पहले जो फीनिक्स के दावेदार बने थे उनकी यादें हैं। चलिए, हमारा सबसे पहला पड़ाव आ गया है। सभी दावेदार ने एक दूसरे की तरफ देखा। यानी कि हम सबसे पहले फीनिक्स के दावेदार नहीं हैं? क्या मेरे पिता ने भी ये सारी परीक्षा दी थी? जी निधि जी, आपके पिता ने न सिर्फ इस मुश्किल परीक्षा को दिया, बल्कि वो इसे जीत कर खुद फीनिक्स भी बने। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने पिता के इतिहास को दोहराएंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। You're welcome, मैम। प्लीज अब आप अपना हाथ आगे लाइए। निधि ने अपना हाथ जोकर की तरफ बढ़ा दिया। जोकर ने मुस्कुराते हुए निधि के हाथ को पकड़ा और उसकी हथेलियों को देखने लगा, जैसे कोई ज्योतिष हस्तरेखा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। चुलबुली, निडर, अपने पिता की मौत का बदला लेने की चाहत, ताकत का मोह, पर फीनिक्स बनना तुम्हारे नसीब में नहीं है। इतना कहकर उस जोकर वन ने एक खंजर से निधि की हथेली पर एक लाइन खींच दी। निधि दर्द से तड़प उठी। ये देखकर ज़ोरो गुस्से से उस जोकर की तरफ बढ़ा। तभी जोकर ने ज़ोरो को वहीं खड़े रहने का इशारा किया। वहीं पर खड़े रहिए मिस्टर योशिदा, यही पहला पड़ाव है। निधि के हाथ से खून बहने लगा। ये देखकर जोकर ने उसका हाथ एक कांच की बड़ी बरनी में डाल दिया और खून उसी में जाने लगा। अगर तुम यहाँ पर नसीब के भरोसे आए हो तो मैं बता दूं कि फीनिक्स बनने के लिए नसीब काम नहीं आता। काम आती है तो सिर्फ आपकी ताकत, आपका जुनून, आपका वैशीपन और आपका दिमाग। फीनिक्स की दुनिया में नसीब कोई मायने नहीं रखता। तभी वहां पर जोकर नंबर 2 आया और वो निधि के हाथों में मरहम पट्टी करने लगा। अब कौन आना चाहेगा? आकाश और आसिफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ये चाहते थे कि वो सबसे आखिर में जाए। दोनों हिल तक नहीं रहे थे। ये देखकर ज़ोरो ने अपना सर हिलाया और जोकर के पास चला गया। ये देखकर जोकर वन मुस्कुराया और उसने ज़ोरो को अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाने के लिए इशारा किया। ज़ोरो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जोकर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ब्रेव, होशियार, मृत्यु का देवता, फीनिक्स का असली हकदार और महान बनने की सारी खूबियां। ये कहकर उसने ज़ोरो की हथेली पर भी खंजर से निशान बना दिया और फिर उसका हाथ भी एक बरनी में डाल दिया। जब वो बरनी आधी भर गई तब जाकर जोकर नंबर 2 ने उसकी मरहम पट्टी की। फिर जोकर ने आकाश और आसिफ के साथ भी वही किया। इधर ज़ोरो निधि के पास आया। तुम ठीक हो? हाँ? हाँ, और तुम? ज़ोरो ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और वो वहां रखे कलेक्शंस को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर 2 नाम पर गई जिसे उसने मन में पढ़ा। हंसराज रायज़ादा ब्लड सैंपल, हारुतो हयाशी ब्लड सैंपल। ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ, मिस्टर रायज़ादा ने इनके बारे में बताया था। वहीं दूसरी तरफ दाइसुके रूम में बैठकर आकाश के शर्ट पर लगे कैमरा की मदद से मोबाइल स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। जापान में भी ऐसी कोई प्रथा या सेरेमनी नहीं थी जो आज दाई को यहाँ देखने को मिल रही थी। रयो और माया भी सब कुछ देख रहे थे। दाई और माया को उस जोकर की बात चुभ रही थी और वो बात थी फिनिक्स के असली हकदार की। तभी उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। दाई ने रूम के दरवाजे को खोला तो रूम के बाहर एक और जोकर खड़ा था। आपका फोन प्लीज, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।